द हेरी ए बाय यूजीन ओनील। ये एक अमेरिकन प्ले है। ये 8 सीन्स में डिवाइडेड है। इसकी प्रोडक्शन 1922 में हुई थी और ये एक एक्सप्रेशनिस्ट प्ले है। मतलब इस प्ले में डिपिक्ट किया जाता है एक पर्सन के इमोशनल स्टेट, मतलब इवेंट्स का उसके माइंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके इमोशंस क्या हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं बताई जाती कि उसकी लाइफ ऐसी है, वो ये करता है, मतलब उसके माइंड में क्या चलता है इवेंट्स की वजह से, वो होता है एक्सप्रेशनिस्ट प्ले। तो और ये जो प्ले है ये यूजीन ओनील ने बेस किया था एक रियल लाइफ इंसिडेंट से। उसका बेसिकली एक रूममेट था न्यूयॉर्क में, उसका नाम, वो एक सेलर था, ड्रिस्कॉल नाम था उसका, ड्रिस्कॉल। तो उसने सुसाइड कर दिया था एक शिप से जंप करके। तो यूजीन ओनील ने उसी के ऊपर ये बेस किया पूरा प्ले। और इसका जो बेस है वो रिवॉल्व करता है कि कैसे अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस है। मार्क्सिज्म की भी बातें हुई हैं कैरेक्टर्स के ज़रिए इसमें। तो ये बताया गया कि इक्वल होने चाहिए लोग, बट किस तरह से होते नहीं हैं। इस पूरे प्ले में आपको दिखेगा कि कितना अपर क्लास लोअर क्लास में डिफरेंस है। अपर क्लास कितना कमाती है और जो उनके हक का होता है वो तो वो खाते ही हैं, और जो लोअर क्लास वालों के हक का होता है वो भी खा जाते हैं। तो इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं 4-5, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कौन से हैं, एंड फिर हम आगे चलते हैं। सो इसका पहला मेन कैरेक्टर है बॉब यांक स्मिथ। वो प्रोटैगनिस्ट है, यांक बोलते हैं पूरे इस प्ले में उसको। और वो लीडर है वर्कर्स का। जितने भी वर्कर्स हैं या आप क्या हो कहो फायरमैन है, उन सब का ये लीडर होता है, जो कोयला डालते हैं बॉयलर्स में या फर्नेस में शिप के। तो उनका ये होता है लीडर। और ये काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, स्ट्रांग होता है, बट अनथिंकिंग टाइप का मैन होता है। मतलब इसका दिमाग इतना तेज़ नहीं होता है। तो बॉडी से स्ट्रांग होता है बट माइंड इतना शार्प नहीं होता है। और एक और वर्कर होता है, उसका नाम होता है पैडी। वो एक एज्ड शिप वर्कर होता है, काफ़ी बूढ़ा होता है और एक शराबिया होता है, शराब पीता है, बहुत शौक होता है उसे शराब पीने का। और एक होता है लॉन्ग, वो भी एक वर्कर है। ये मार्क्सिज्म की बातें करता है पूरे प्ले में, थोड़ा ही रोल है इसका। और यही वो करेक्टर है लॉन्ग, जिसके साथ यांक जो मेन करेक्टर है न्यूयॉर्क जाता है। वो आगे बताएंगे कि क्या है, क्यों जाता है। और इस प्ले की एंटागनिस्ट बोल सकते हो आप। एंटागनिस्ट जो है वो है मिल्ड्रेड डुगलस, और वो एक अपर क्लास यंग वेल्दी लेडी है। और वो भी अपने क्लास से थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जैसे कि यांक होता है, वो लोअर क्लास में और वो वहाँ पे अपर क्लास में। दोनों ही अपनी अपनी क्लास के विक्टिम्स हैं। यांक इसलिए कि वो लोअर क्लास में दबा हुआ है, उसको अपना हक नहीं मिलता जितना काम करता है, बट वो खुश होता है अपनी लाइफ से। और इसका ये होता है इशू कि मिल्ड्रेड होती तो रिच है, एक मिलीनियर की बेटी, बट ये अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होती है कि मुझे और कुछ करना है। तो ये सोशल काम करती है, जैसे गरीबों की मदद करना और उनके वेलफेयर के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज़ में जाके। तो अगला कैरेक्टर है सेक्रेटरी। ये IWW के ऑफिस में काम करता है। मतलब इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनियन, और इन्हें वॉबलीज भी कहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को। मतलब ये लेबर होते हैं, जो उन लेबर एक्टिविस्ट, तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन लोअर क्लास लेबर्स ने बनाई होती है। तो और क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे यंक ज्वाइन करने जाता है प्ले के आगे। जब प्ले स्टार्ट होगा आपको पता चलेगा क्यों जाएगा। तो ये हो गए इसके कैरेक्टर्स। तो इसकी स्टोरी, अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि कैसी स्टोरी है इसकी। तो स्टोरी इस तरीके से स्टार्ट होती है कि जो यंक होता है फायरमैन, तो वो कोयला डालने का काम करता है इन सब में, और इनका लीडर होता है, ठीक है। और बाकी के वर्कर्स, उनके बारे में आपको बता दिया। तो स्टोरी की शुरुआत जो होती है वो होती है डेक पे, जिसे फोर कासल ऑफ द शिप भी कहते हैं। फोर कासल होता है शिप का फोर मोस्ट पार्ट, सबसे आगे वाला हिस्सा। या आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, टाइटैनिक या किसी और में। तो जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है डेक, तो उसके ऊपर शुरुआत होती है। ये सारे के सारे जो फायरमैन होते हैं, ये बैठ के शराब पी रहे होते हैं और गाने गा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, डांसिंग एंड ऑल। तो जो यूजीन होता है वो भी बैठा होता है चुप। तो वो आता है और इनसे कहता है कि मुझे भी बियर पिलाओ या मुझे भी शराब दो। तो वो सब इसे देते हैं, इसे लीडर मानते हैं और इसे डरते भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी ब्रूटिश होता है, स्ट्रॉन्ग। हालांकि दिमाग से ये पैदल ही होता है।
तो फोरकास्टल पे बैठे होते हैं और उनको वो ये कहता है कि ज़्यादा शोर मत मचाओ, मैं सोच रहा हूँ। और जब भी वो ऐसा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, शोर कम मचाओ, तो वो इस पे हंसने लगते हैं कि ये सोच भी सकता है। तो यहाँ क्या करता है, एक फायरमैन को फोरकास्टल पे जब वो पार्टी कर रहे होते हैं शुरुआत में प्ले की, उससे वो कहता है कि मॉक करता है कि तुम क्यों इतना अपने घर के बारे में, लड़कियों के बारे में और फैमिली के बारे में गा रहे हो, क्योंकि हमारा घर यही है, यही शिप हमारा घर है और कोई घर नहीं है। वो यांग को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि कोई गाना गाए लड़कियों के बारे में या घर के बारे में या कुछ भी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो शिप को ही अपना घर मानता है और वो बिलीव करता है कि वो लोअर क्लास का है बेशक, बट पूरी दुनिया को वही चला रहा है, क्योंकि नीचे से ही दुनिया की शुरुआत होती है सब। तो वो इस तरीके से सोचता है। तो वहाँ पे वो बैठे होते हैं और वहाँ पे फिर एक वर्कर होता है जिसका नाम मैंने आपको पहले बताया, पैडी। तो पैडी एक बूढ़ा एज वर्कर होता है, तो वो एक शराबी होता है बहुत बड़ा। तो वो यांग को कहता है कि मुझे वो टाइम याद है जब हम शिप पे ट्रैवल किया करते थे फ्रीली, और हवा जो थी हमारे फेस पे बजती थी, मुझे पूरा याद है ये सब। तो और वो कहता है कि जो हमारी लोअर क्लास है, उसे अपर क्लास ने दबाया हुआ है, मतलब हमें गुलाम बना के रखा है। तो और कहता है कि तुम ये कह रहे हो कि यही हमारी लाइफ है शिप, यांग को कहता है ये पैडी, तुम कह रहे हो कि यही हमारी लाइफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये नर्क है बेसिकली। तो लॉन्ग भी ऐसे ही कहता है, मार्क्सिज्म के बारे में बातें करता है। लॉन्ग भी एक फायरमैन होता है, कहता है कि लोअर क्लास जो है उस पर जुल्म हो रहा है अपर क्लास से, इतनी दबी हुई है, मार्क्सिज्म की बातें करता है। और सब इक्वल होना चाहिए, एक बराबर, ये वो पैसा वगैरह। तो इस पे यांग दोनों को चुप करा देता है, कहता है कि तुम लोग काफ़ी वीक हो, क्योंकि यांग स्ट्रांग होता है। कहता है कि तुम लोगों में इतना भी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है कि तुम काम कर सको। तो उन्हें चुप करा देता है और कहता है तुम सिर्फ बकवास ही करते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि ये वाला सीन ख़त्म होता है, उनकी पार्टी चल रही होती है, तो वो चले जाते हैं वापस अपनी रूटीन शिफ्ट पे, स्टोक होल में। स्टोक होल मतलब वो जगह जहाँ पे बॉयलर्स होते हैं, फर्नेस, आप जिसे भट्टी भी कह सकते हैं पूरी शिप की। तो और उसमें क्या होता है कि फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिल्ड्रेड डुगलस की तरफ। वो एक अपर क्लास लेडी होती है और अपर डेक्स होते हैं जो सबसे ऊपर, वहाँ पे अपनी आंट के साथ बैठी होती है और उसकी आंट उसे कह रही होती है कि तुम गरीबों की मदद क्यों करते हो इतनी, जबकि तुम्हारी मदद करने से गरीब ये सोचेंगे कि वो और गरीब हैं, अपने आप को और नीचे लो लेवल का समझेंगे। और मिल्ड्रेड कहती है कि भले ही मैं अमीर हूँ, एक मिलियनर स्टील टाइकून की बेटी हूँ। स्टील टाइकून मतलब एक टाइकून होता है, एक बहुत रिच पर्सन, मतलब अंबानी टाइप का लेवल का समझ लो। तो वो कहती है मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ गरीबों के लिए, एक सोशल कॉज है ये मेरा। तो उसकी आंट बोलती है ठीक है। उसकी आंट को पसंद नहीं होता उसका गरीबों की मदद करना, बट वो करना चाहती है क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है खुद की, सिर्फ अपने बाप के नाम पे नहीं। तो ये एक अच्छा, हमें भी अच्छे अभी हमें फ़ील हो रहा है कि कितना अच्छा इसने मोटिव उठाया है। आपको भी फ़ील हो रहा होगा कि कितनी अच्छी लड़की है, इसने कितना अच्छा मुद्दा उठाया है कि गरीबों की मदद करनी है। बट आगे चल के पता चलेगा कि क्या होता है। तो उसने क्या किया होता है, उसने जो कैप्टन होता है शिप का, मिल्ड्रेड ने उसको भी बेवकूफ़ बना दिया होता है कि मैंने अपने फादर, जो उसका फादर स्टील टाइकून, स्टील एक रिच पर्सन होता है, तो उसी की वो शिप होती है। तो वो कहती है कि उस कैप्टन को कि मैंने अपने फादर से परमिशन ली है और उन्होंने मुझे इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा है कि तुम जाओ नीचे स्टोक होल में, और ये झूठ होता है। तो कैप्टन अलाउ कर देता है उसे नीचे जाने के लिए। तो वो एक इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर होता है, उसका वेट कर रही होती है कि वो आए और वो नीचे जाएं स्टोक होल में, मतलब जहाँ बॉयलर होते हैं। तो जब इंजीनियर आता है वो उसको देखता है और कहता है कि आप वाइट ड्रेस पहन लीजिए, क्योंकि वाइट ड्रेस चेंज कर लीजिए, आपने जो वाइट ड्रेस पहनी है, क्योंकि वहाँ नीचे बहुत ग्रीस होगी और गंदगी होगी, तो उसकी वजह से आपकी ड्रेस ख़राब हो सकती है। तो वो कहती है नहीं, मेरे पास 50 और भी ड्रेसेस हैं इस टाइप की, ये गंदी होगी तो मैं इसे फेंक दूँगी। तो वो कहते हैं ठीक है। और एक और चीज़ गाइस, ये जो मिल्ड्रेड होती है ये अपनी लाइफ को कंपेयर करती है एक लेपर्ड के जिस तरह, लेपर्ड से,
कि जिस तरह से एक लेपर्ड अपने स्पॉट्स की उस लेपर्ड से करती है जिस तरह की से एक लेपर्ड अपने जो स्पॉट्स होते हैं उनके लिए कंप्लेन करता है, बट उनको मिटा नहीं सकता क्योंकि वो स्पॉट नेचुरल होते हैं। तो उसी तरीके से वो अपनी लाइफ को कंपेयर करती है कि ये लाइफ है मेरी, स्पॉट्स मिले हैं, मतलब अमीर है, एक चांदी का चम्मच मिला है, बट वो खुश नहीं होती अपनी लाइफ से। आई होप आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब वापस आते हैं, डिग्रेस हो गए थे थोड़ा सा, बट अब वापस आते हैं स्टोरी में कि वो नीचे स्टॉकहोल्म में जाते हैं, इंजीनियर के साथ जाती है वो मिल्ड्रेड। तो वहाँ जब नीचे जाती है तो नीचे काफ़ी शोर होता है, सारे काम कर रहे होते हैं अपना। और जो बॉब यांक स्मिथ, इसको यांक बुलाऊंगा मैं आगे से, तो जो यांक होता है प्रोटैगनिस्ट, ये भी काम कर रहा होता है। और ऊपर से एक इंजीनियर होता है, जो बॉयलर रूम होता है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे कहीं से उसका फेस नहीं दिखता है, तो वो ऊपर से विसल ब्लोइंग कर रहा होता है, मतलब विसल ब्लोअर बोलते हैं उसको। सबको बोल रहा होता है काम करो, बार बार विसल बजा रहा होता है। तो स्टार्टिंग में तो इग्नोर कर देता है यांक उसको, तो कहता है चलो ठीक है मैं और तेज़ काम करूँगा, क्योंकि वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो वो और तेज़ डालने लगता है कोयला बीच में भट्टी के, फर्नेस के, बॉयलर के, कुछ भी कहिए। तो फिर उसके बाद जब वो बार बार विसल ब्लोइंग करता है, यांक का दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वो अपना बेलचा उठा के देखने की कोशिश करता है कहाँ से चिल्ला रहे, तो उसको वो पकड़ देता है नीचे से, चिल्लाता है उस पर कि जो भी है उसको भैंस, मतलब डांटता है उसको। तो ये देख के बाकी के भी वर्कर्स होते हैं वो भी डर जाते हैं, और वो भी काम उनमें भी थोड़ा जोश टाइप का आ जाता है, करते हैं। तो जब वो इतने में ऊपर उस विसल ब्लोअर को डांट रहा होता है, उस पर बहस कर रहा होता है, तो इतने में क्या होता है कि वो नीचे आ जाती है इंजीनियर के साथ मिल्ड्रेड। तो यहाँ ऊपर देख रहा होता है और यहाँ अचानक से देखता है सारे वर्कर रुक क्यों गए हैं और मेरे पीछे क्या देख रहे हैं। तो यहाँ घूमता है तो देखता है कि उसने फावड़ा उठाया होता है यहाँ के हाथ में, घूमते ही पीछे देखता है कि मिल्ड्रेड आ गई है। तो मिल्ड्रेड यहाँ गुस्से से पीछे देखता है, तो मिल्ड्रेड यहाँ को देख के डर जाती है, शौक के मारे डर जाती है, और चिल्ला के कहती है कि यू फिल्दी बीस्ट। उसको फिल्दी बीस्ट मतलब भद्दा जानवर ही समझ लो आप, फिल्दी बीस्ट कहती है, जानवर, उसको जानवर समझ लेती है, कोई गुरिल्ला टाइप का। तो और उसको कहती है इसको मेरे नज़रों से दूर ले जाओ, मुझे ले जाओ यहाँ से। तो और बेहोश हो जाती है इंजीनियर की बाहों में। तो इंजीनियर उसको ऊपर ले जाता है। तो यांग को काफ़ी अशेम्ड फील होता है जब कोई उसको ऐसा कहे, कोई भी किसी को फिल्दी बीस्ट कहे तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा। तो यांग इस बारे में सोचता है, तो वो जब वो आगे ऊपर चले जाती है, यांग को गुस्सा आता जाता है वो, बट फिर रुक जाता है, रोक लेते हैं उसे लोग। तो फिर वापस फोरकास्टल पे सीन आता है, फोरकास्टल पे सब बैठे होते हैं, और यांग होता है जो वो इस प्ले में इस पोजीशन में बार बार 2 बार और एक और बार बैठेगा, मतलब 2 बार टोटल बैठता है रोडिन द थिंकर की पोजीशन में। अब रोडिन द थिंकर क्या है आप सोचेंगे, ये एक ब्रॉन्ज स्टैचू है जो रोडिन ने बनाया था, एक स्कल्पचर है, स्टैचू भी बोल सकते हो। तो उस पोजीशन में बैठता है, आप नेट पे सर्च कर लेना रोडिन थिंकर पोजीशन, द थिंकर्स पोजीशन। तो उस पोजीशन में बैठ जाता है, हालांकि इसका दिमाग इतना तेज़ नहीं होता है, तो सोचने बैठ जाता है। तो वहाँ पे वो बैठा होता है सोचने के लिए कि क्या हुआ। तो इतने में पैडी कहता है कि वो तुम्हें देख के बेहोश हो गई थी। अब बाकी वर्कर से बातें भी करता है ये, और कहता है कि वो इसे देख के बेहोश हो गई थी, तो उसे ज़रूर लगा होगा कि ये एक हेरी एप है, बालों वाला बंदर है। तो वाह, देखिए आप, ये लड़की ऐसी थी कि ये गरीबों की मदद करने चली थी, और अब मतलब इसे बंदर समझ रही है और बेहोश हो गई। तो सोचिए आप क्या, मतलब हाइपोक्रेसी की भी लिमिट होती है। तो ये सुन के जब उसको वो सुनता है कि मेरे को हेरियत समझ रही थी, वर्कर्स जब बातें कर रहे होते हैं, यांग जब सुनता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो ढूंढने निकलता है कि कहाँ है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो वर्कर्स उसे रोकते हैं, तो इतने में उसका गुस्सा शांत होता है। तो ये फोरकास्टल का सीन है, फोरकास्टल मतलब डेक का, जब नीचे से वापस ऊपर आते हैं जहाँ से बेहोश हुई होती है वो मिल्ड्रेड। तो उसके बाद क्या होता है, ये शिप वापस जब डॉक करती है न्यूयॉर्क पे, तो जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग मैनहट्टन की एक जगह होती है, उसका नाम है 5 एवेन्यू, वहाँ पे लेके जाता है यांग को। तो यांग को वहाँ पे लेके जाता है फिफ्थ एवेन्यू, 5 एवेन्यू बोल रहा हूँ मैं, 5th एवेन्यू पे लेके जाता है। तो वहाँ पे वो इसलिए लेके जाता है लॉन्ग यांग को, ताकि उसे पता चले कि अपर क्लास और लोअर क्लास का डिफरेंस क्या है। ये इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं, इनकी वैल्यू लोअर क्लास की वैल्यू है अपर क्लास के सामने। तो वहाँ पे लेके जाता है लॉन्ग यांग को। तो होता क्या है कि जब वो वहाँ घूम रहे होते हैं, तो यांग एक बुद्धू सा बंदा होता है, फिज़िकली स्ट्रांग बट दिमाग से पैदल। तो वो हर बंदे से बात करने की कोशिश करता है, बट सब उसे इग्नोर कर देते हैं। तो
लॉन्ग को लगता है यार ये मुझे किसी प्रॉब्लम में फंसाएगा, तो मैं पतली गली से निकल लेता हूँ। तो लॉन्ग निकल लेता है वहाँ से उसको छोड़ के। तो यांग क्या करता है, हर बंदे से अटेंशन पाने के लिए, जो चर्च गोअर्स होते हैं, चर्च जा रहे होते हैं जो लोग, तो जब वो स्ट्रीट्स में आते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करता है और वो सब इग्नोर मारते हैं। तो होता क्या है कि एक बंदा होता है, वो अ, वो क्या करता है कि एक बंदा होता है, उससे क्या करता है यांक जानबूझ के उससे बात करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है, क्या होता है, उसकी बस मिस हो जाती है। तो बस मिस हो जाती है, इतने में क्या होता है, वो बंदा पुलिस को बुला लेता है और पुलिस आती है, उसे लेके जेल में चले जाती है। तो देख रहे होंगे आप कि आप भी सोच रहे होगे ये क्या था, वो तो बात करने के लिए जा रहा था और उसको बेचारे को जेल में डाल दिया। तो यही अपर क्लास लोअर क्लास का डिफरेंस दिखाया है इसमें। तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और 30 दिन के लिए उसे 1 महीने, मतलब 1 महीने की जेल में सज़ा होती है, एक ब्लैक वेल्स आइलैंड जेल में, ब्लैक वेल्स आइलैंड। तो इस जेल में उसको सज़ा हो जाती है 30 दिन के लिए। तो वहाँ पे जो प्रिजनर्स होते हैं वो उसे देखते हैं और हंसते हैं, क्योंकि वो खुद को क्या रहा होता है कि ये मेरी भी जानवरों जैसी हालत है, एक बंदर की तरह, एक की तरह जेल में डाल दी है। तो सारे प्रिजनर्स उस पर हंसते हैं, उसकी हालत पे। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं, जो सॉरी प्रिजनर्स होते हैं, जहाँ वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो लोग जेल में होते हैं, काम करते नहीं, जो जेल में होते हैं, वो प्रिजनर्स से कहते हैं, उनमें से एक प्रिजनर से कहता है कि तुम वॉबलिस ज्वाइन कर लो, जो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम बताया था। एक प्रिजनर कहता है यांग को कि तुम वॉबलिस ज्वाइन कर लो। वॉबलिस क्या, अब ये ग्रुप है लेबर एक्टिविस्ट्स का, लेबर एक्टिविस्ट का ग्रुप है जो अपर क्लास के ख़िलाफ़ खड़ा है और पीसफुल तरीके से खड़ा है, मतलब ये कोई वायलेंट मीन से नहीं अटैक करना चाहता। तो वो कहते हैं कि तुम वॉबलिस ज्वाइन कर लो, मतलब IWW, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनियन। ये बेसिकली वॉबलिस इसी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनियन का एक निक नेम है। तो यहाँ कहता है ठीक है मैं ज्वाइन कर लूँगा, बट है क्या ये? तो वो कहता है, प्रिजनर कहता है उसे, अगर तुम्हें मिल्ड्रेड से बदला लेना है, क्योंकि तुम बदला लेना चाहते हो ऑब्वियसली। वो जब से उसने उसे फिल्दी एनिमल बोला होता है, मतलब फिल्दी बीस्ट बोला होता है, तब से यांग बदला लेना चाहता है मिल्ड्रेड से। तो वो प्रिजनर कहता है अगर लेना चाहते हो तो तुम ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लो। और वो ये बताता है कि उसका जो बाप है वो स्टील टाइकून का ओनर है, इस स्टील टाइकून का, और जो ये जेल की सलाखें भी हैं वो भी उसी की स्टील कंपनी से बनी हैं। तो यांग को गुस्सा आ जाता है, यांग सोचता है मैं इन जेल की सलाखों को भी तोड़ दूंगा, मोड़ने की कोशिश करता है वो, क्योंकि वो उसके फादर की होती हैं मिल्ड्रेड के। तो कोशिश करता है, इतने में क्या होता है, वहाँ पे जेलर आ जाता है। तो उस पर वाटर स्प्रे करते हैं, वो जो पानी से होज़ बोलते हैं उसको, होज़ से स्प्रे करते हैं। आप उसको पाइप समझ लीजिए, पाइप से स्प्रे करता है पानी का ताकि वो पीछे हो जाए। तो बाकी के जेलर आते हैं और उसे शांत कराते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो जेल से बाहर आता है तो वो सोचता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं ज्वाइन करूँगा ये IWW वॉबलीज़ के ग्रुप को, लेबर एक्टिविस्ट के ग्रुप को। ये ग्रुप होता है लेबर का। तो वहाँ पे जाता है ऑफिस ऑफ द वॉबलीज़ में। तो वहाँ जाके बेसिकली वॉबलीज़ के ऑफिस में जब ये जाता है तभी इसको पता चलता है कि IWW का निक नेम है वॉबलीज़, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनियन। तो जब वो वहाँ जाता है जेल से बाहर निकलने के बाद, तो यांग वहाँ पे जो सेक्रेटरी बैठा होता है, सेक्रेटरी ये कैरेक्टर होता है, तो उस कैरेक्टर को बोलता है सेक्रेटरी को कि मुझे ज्वाइन करना है। तो वो पहले तो देख के खुश हो जाते हैं वहाँ के लोग, और सेक्रेटरी भी कि ये अच्छा पर्सन मिल गया हमें, क्योंकि काफ़ी तगड़ा होता है वो। तो लेकिन बाद में उसे रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब वो कहता है कि पीसफुल मीन्स की बजाय वो डायनामाइट से सॉल्व करना चाहेगा सारे मैटर्स, मतलब एक एक्सप्लोसिव वैसे, तो वो उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं और शक करते हैं कि ये कोई जासूस तो नहीं है कहीं, वो स्टील टाइकून का, मतलब अपर क्लास का। तो शक करते हैं वो लेबर एक्टिविस्ट की, कहीं ये जासूस तो नहीं है। तो उसे जासूस समझ के बाहर निकाल देते हैं और स्ट्रीट में फेंक देते हैं। तो वो स्टील में बैठता है, बैठा होता है स्ट्रीट में और सोचता है कि मैं कहाँ बिलोंग करता हूँ, ये है मेरी ज़िंदगी, क्या बस यही है मेरी लाइफ। तो वहाँ साइड बैठा होता है, तो पुलिस वाले आते हैं, उसकी लाइफ की उसका मिसफॉर्चून देखो, पुलिस वाले सोचते हैं कि शराबी है, तो उसको वहाँ से ले जाते हैं कि चल यहाँ से, यहाँ नहीं बैठ। तो अब देख रहे हैं कितनी घटिया लाइफ दिखाई है कि लोअर क्लास वालों के साथ क्या क्या होता है, यांग के ज़रिए बताया हमें। तो फिर क्या होता है, यांग अगले दिन जू जाता है। तो वो सोचता है अब जू जाऊँगा और मैं थोड़ा अपने आप को, मतलब अपना माइंड थोड़ा डिफ्लेक्ट करूँगा। वहाँ जाता है और एक गोरिल्ला के पिंजरे के पास आता है। तो वो गोरिल्ला को देखता है और वो सोचता है कि हाँ मैं यहीं बिलोंग करता हूँ।
वो खुद सोचता है मैं यही बिलोंग करता हूँ, और कहता है देखो तुम्हारी और मेरी लाइफ सेम है, तुम भी एक इम्प्रिजनर हो, मतलब इम्प्रिजनड हो और एक प्रिजनर हो, और मैं भी एक प्रिजनर हूँ, मतलब एक मेटाफोरिकली और एक रियलिटी में, जैसे वो मेटाफोरिकली अपने आप को कह रहा होता है। तो वो सोचता है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो सोचता है वो गोरिल्ला और वो सेम है, वो एक दूसरे, उनकी बिलोंगिंग सेम है, वो अपनी बिलोंगिंगनेस ढूंढ रहा होता है, उसकी पहचान क्या है दुनिया में। वो सोचता है एंड में कि वो गोरिल्ला और उसकी पहचान सेम है। तो वो क्या करता है, गोरिल्ला से हाथ मिलाने के लिए गोरिल्ला का पिंजरा खोल देता है। तो गोरिल्ला क्या करता है, ऑब्वियसली आपने सही सोचा, उसको अंदर बुलाता है उसे अंदर पिंजरे में खींचता है और उसकी बैक ब्रेक कर देता है, उसे ज़ोर टाइट पकड़ता है और उसकी बैक टूट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एंड में उसके डाइंग वर्ड्स होते हैं कि बस यहाँ पे भी बिलोंग नहीं करता मैं। तो वो मर जाता है पिंजरे के अंदर, उसे गोरिल्ला ले जाता है और हाथ मिलाने गया था, एंड में मर जाता है वो। तो ब्रूटिश कितना था वो, और उसका माइंड कितना अनडेवलप्ड था, हमें ये पता चला इससे। और लोअर क्लास और अपर क्लास के क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हमें पता चले इस प्ले में। एंड वो मर जाता है और ख़त्म हो जाता है प्ले। सो गाइस, इसकी थीम्स अब डिस्कस करते हैं, क्या थीम्स पता चली हमें इससे। तो इसकी जो मेन थीम है वो तो यही है कि लोअर क्लास अपर क्लास के अराउंड रिवॉल्व करती है। और उसकी एक मेन थीम जो है वो ये है कि सोशल रिसेशन और एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम डिग्रेडेशन भी कहते हैं, सोशल डिग्रेडेशन ऑफ लोअर क्लास बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मतलब ज़माने में जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो सोशल क्लास जो है, लोअर क्लास, वो कैसे पिछड़ रही है। तो इसी वजह से कम्युनिज़म आया था। हालांकि कम्युनिज़म एक ऐसा आइडिया है जिसका कोई पैर नहीं है, किसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आज तक किसी भी इकॉनमी और कंट्री को नहीं पता चला। हालांकि ये कोई और टॉपिक है, ये आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये पहला मेन थीम है इसका, सोशल रिसेशन और एक्सप्लॉयटेशन। दूसरी थीम है प्राइड एंड आइडेंटिटी। प्राइड कितना था इसमें, यांक में, बॉब यांक स्मिथ, बट उसकी आइडेंटिटी ढूंढता रहा वो। और जो तीसरी थीम है वो है एग्रेशन एंड स्टुपिडिटी। एग्रेशन एंड स्टुपिडिटी, ये है तीसरी थीम। और गाइस इसमें कुछ कीवर्ड्स भी हैं, जैसे अगर आपको एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, जो स्टील कंपनी थी मिल्ड्रेड के फादर की, उसका क्या नाम था, उसका नाम था नाज़ारेथ स्टील कंपनी, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बाकी क्या था कि जो मिल्ड्रेड डुगलस थी, अगर उसके बारे में पूछें, वो क्या थी, कैपिटलिस्ट थी, सोशलिस्ट थी। सोशलिस्ट थी, सिंपल, क्योंकि गरीबों की मदद करना चाहती थी। सोशलिस्ट वो होता है जो सोचता है कि हर कोई एक बराबर होना चाहिए, पावर, गरीब भी उतने ही कमाई होनी चाहिए गरीबियों की जितनी अमीरों की होती है। तो वो एक सोशलिस्ट थी। और यांग कौन सी पोजीशन में बैठता है, रोडिन्स द थिंकर की, आप गूगल कर लेना क्या है ये पोजीशन। तो बाकी इसमें वॉबलीज का मैंने बता दिया, IWW का बता दिया आपको, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनियन। और इसके सिंबल्स के बारे में बात करते हैं। इसके सिंबल क्या हैं, पहला सिंबल इजी, रोडिन्स द थिंकर, ये सिंबल है पहला। ये सोचने वाली पोजीशन है, मतलब इमेजिन कर लो कोई बंदा सोच रहा है ऐसे बैठे हुए, तो आप देख लेना क्या है, पोजीशन क्या है। तो ये सिंबल किसका है, सिंबॉलिक ऑफ यांग्स नीड टू थिंक, जब भी वो सोचता था और जब सारे वर्कर्स उस पर हंसते थे, तो ये उसका सिंबॉलिज्म है। ये सिंबलाइज करता क्या है, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया, कि यांग सोच नहीं सकता, यांग कैन नॉट थिंक बट ट्राइज हार्ड टू मेक सेंस ऑफ हिज सिचुएशन। वो सोच नहीं सकता बट अपनी सिचुएशन क्या है, वो कहाँ बिलोंग करता है, पूरी कोशिश करता है कि क्या मेरा वजूद है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। तो ये पहला है इसका सिंबल। दूसरा सिंबल जो है वो क्या है, एप, सबसे बड़ा सिंबल, जिसके नाम में ही सजेशन आ जाता है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, कि ये सिंबलाइज करता है कि मैन अपनी प्रिमिटिव स्टेट में कैसा था टेक्नोलॉजी से पहले। आपने सही सुना, मतलब जैसे कि आदि मानव हम कहते हैं, स्टोन एज मैन। तो एप यही सिंबलाइज करता है कि मैन पहले टेक्नोलॉजी से पहले कैसा था, थॉट से पहले, कॉम्प्लेक्स थॉट से पहले, या मनी से पहले। और जो एप है उसकी कोई क्लास नहीं होती है, कोई जात पात नहीं होती, और मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल दूर होता है। और उसको क्या क्या चाहिए होता है एप को, सर्वाइवल, खाना मिल जाए बस, तो वो सिर्फ कंसर्न होता है सर्वाइवल से। तो ये एक एप, इसका भी सिंबल है सर्वाइवल का। तो ये सिंबलाइज करता है एप। तो यहाँ एप कैसे है इसमें, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर शेयर करता है एप वाले, स्ट्रॉन्ग है, मस्कुलर है, दिमाग से थोड़ा पैदल है, और
बट एक डिफरेंस है इनमें कि यांक जो है वो एप से ज़्यादा ह्यूमन है, मोर ह्यूमन, उसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। तो एक ये करैक्टर है और अगला एक ये सिंबल है, और जो अगला सिंबल है वो सिंबल है स्टील। स्टील क्या है, ये सिंबल किसका है? ऑब्वियसली पावर एंड ऑपरेशन का। पावर किस तरीके से कि जो अपर क्लास होती है उसकी जो कंपनी होती है वो स्टील की कंपनी, नाज़रत स्टील कंपनी। ऑपरेशन, अपर क्लास के लोग ऑपरेशन करते हैं लोअर क्लास पे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा इजीली। नहीं समझ आया तो फिर से प्ले कर लीजिए ये वीडियो। और जो मिल्ड्रेड की वाइट ड्रेस है वो किसका सिंबल है? ये सिंबल है कैपिटलिस्ट, लग्जूरियस और वेल्दी क्लास का या अपर क्लास का। जब वो कहती है कि मैं फेंक दूंगी ड्रेस, वो ड्रेस है, दिखा रहा है कि अपर क्लास कितनी रिच है, वेल्दी है, तो उसका सिंबल है। और भी बहुत सिंबल्स हैं इसमें, बट ये मेन इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे तो मैंने आपको बता दिए बस। और रही बात मार्क्सिज्म की, वो लॉन्ग थोड़ा सा प्रीच करता है और इस पूरे प्ले में आपको ये भी फील होगा कि मार्क्सिज्म की बात हो रही है। मार्क्सिज्म थोड़ा सा मैं बता देता हूँ वो क्या होता है। मार्क्सिज्म बेसिकली कम्युनिज्म होता है, कम्युनिज्म। तो इसमें ये होता है कि लोअर क्लास जो होती है और जो अपर क्लास, लोअर क्लास को उनका हक मिलना चाहिए जितना अपर क्लास को मिलता है, बराबर, किसी में कम ज़्यादा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। बट इस बात का मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई सर नहीं है इस बात का, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता ये सब। क्योंकि जहाँ पे सोशलिज़म या कम्युनिज़म, जिसे आप मार्क्सिज्म भी कहते हैं, ये हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, कंपटीशन ज़ीरो हो जाएगा, सबको एक बराबर पैसे मिलेंगे, कोई काम क्यों करेगा। तो कैपिटलिस्ट इकॉनमीज तभी इतनी आगे होती हैं, जैसे अमेरिका हो गया, और बाकी कंट्रीज़ देख लीजिए। चाइना कम्युनिस्ट कहता है खुद को, बट है नहीं, प्रॉपर कम्युनिस्ट कोई कंट्री नहीं है। सो गाइस ये अलग टॉपिक है, वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो। तो देख लीजिए फिर से वीडियो, मैंने डिटेल में तो नहीं समझाया, बट डिटेल में ही समझाया एक टाइप से, तो आपको समझ आ जाएगा आई होप। एंड मिलते हैं डार्क डायमेंशन के अगले एपिसोड में। सो टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।